दोस्तों, साथियों, नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के संदर्भ में। जो उनके कुछ अनसुने पहलू हैं, उनके विशेष रूप से हम आज उद्घाटित करेंगे। 10 मई 1857 में जो क्रांति हुई मेरठ में, जो एक सैनिक विद्रोह हुआ, उसके बारे में तो तमाम चर्चाएं होती हैं। लेकिन उसके बाद जो अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया, उनके साथ जो दमनकारी नीति अपनाई, उसके बारे में कम जानकारी लोगों को है कि गांव देहात के संदर्भ में क्या क्या घटनाएं हुई। आज इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मेजर हिमांशु जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मेजर हिमांशु सर न केवल उन चीजों को गहनता से अध्ययन करते हैं, बल्कि समाज के अलग अलग माध्यम से वो पहुंचाने का काम करते हैं। लगा के आम आदमी से और राष्ट्रपति भवन तक इन मुद्दों को उन्होंने उठाया है और लगातार वो प्रयासरत हैं कि जो गांव देहात का किसान है, जो मजदूर है, जो आम जन है, उसने कैसे प्रतिभाग किया इस आजादी की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में। आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो सर आप बताइए कि 10 मई 1857 की जब बात होती है तो प्रथम सैनिक विद्रोह हुआ, आजादी की पहली ये लड़ाई हुई। पहले संक्षेप में उसके बारे में बताइए, प्रमुख इसके नायक हैं। जी देखिए, वैसे मैं इतिहासकार नहीं हूँ जी, लेकिन वो कौमें बदनसीब होती हैं जिनका इतिहास नहीं होता। वो कौमें और भी बदनसीब होती हैं, उनका इतिहास होता है, उन्हें मालूम नहीं होता। और वो कौमें सबसे ज्यादा बदनसीब होती हैं जिनका इतिहास भी होता है, उन्हें मालूम भी होता है, पर वो सबक नहीं लेते। कई मायने में हम वो बदनसीब कौम है। देखिए, जैसे यही बाबा नरपत सिंह जी का है, हम उसी इलाके से आते हैं। गांव हमारा कालंदी है, सोमालो की 24 है, सरधना का क्षेत्र है। और हम बचपन से ये कहानी किस्सा सुनते आ रहे थे, लेकिन ये कहीं दर्ज नहीं था। वो गांव का वो आदमी बिल्कुल वो जगह बता रहा है कि साहब यहाँ जो तोप थी फंस गई थी, क्योंकि 22 जुलाई का वक्त है, मानसून इस क्षेत्र में आ जाता है। तो बिल्कुल कहानी बिल्कुल उसको एकदम जैसी हूबहू बता रहा है। और सब यहाँ तोप लगी थी, यहाँ से फायरिंग हुई थी, वो जो खाकी रिसाला आया था इधर से आया था, सारा हूबहू बता रहा है। और ये मतलब जबानी पुष्ट दर पुष्ट चलता रहा। और बुरी बात ये हुई कि इत्तेफाक से जब हम वहां पहुंचे हैं तो 6 महीने पहले वो मकान जिसमें स्प्लिंटर्स के तोप के उनके निशान थे, गोलियों के निशान थे, वो 6 महीने पहले ही जमींदोज हुआ था। तो इतिहास का संरक्षण बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। ये एक पक्ष है। अब हमने कहीं किन्हीं से सुना था, जैसे यहाँ एक बड़ा नाम धन सिंह कोतवाल जी का है, उनका नाम कहीं जिक्र में था। हमारे एक रिश्तेदारी में भी थे, डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी सिसोदिया, सपनावत गांव के थे। उन्होंने एक जिक्र आता है, उसका जिक्र कर दिया। देखिए उसमें से कितनी लंबी बड़ी चीज निकल आई जी। तो ऐसे ही बाबा नरपत सिंह जी का था, उनसे भी जिक्र था और क्षेत्र में भी जिक्र था। और चूंकि जब ये होता है तो उस इलाके के सब लोग इकट्ठे होते हैं, हमारे गांव से भी लोग गए हैं, तो इलाके के जो सभी हैं तो आपस में बड़े बड़ों से ये सुनी हुई कहानियां थी। अब हमने फौज की भाई बैकग्राउंड होने की वजह से एक लाभ हमें था। एक बात मेरे को साधारण समझ में आई कि जब भी तोप डिप्लॉय हुई है तो छोटा मोटा कैंपेन तो रहा नहीं होगा। फौज में एक चीज होती है लॉग बुक, तो जो पूरे दिन की घटना होती है लॉग बुक में दर्ज होती है। अब कोई पलटन रही होगी, और जो पलटन रही होगी उसकी लॉग बुक में दर्ज होगा। यहां से हम शुरू होते हैं। वहां हमें कमिश्नर जो डनलप है, रॉबर्ट वालिस डनलप जी, कमिश्नर डनलप के अकाउंट्स में ये जिक्र मिल जाता है। अब वो उकलपुरा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां आ रहा है गढ़ी गांव। अब गढ़ी असल में वो समझ फिर है अंग्रेजों का, भी उनकी यहाँ की तरबियत नहीं थी, उनको समझ नहीं थी। गढ़ी हमारे यहाँ ऐसे आप समझ जाएंगे, देहात के व्यक्ति आप भी हैं, जो कहीं अपना गढ़ बना लेता है, कहीं जगह बना लेता है, घेर जो होता है उसे कई बार गढ़ी भी कह देते हैं। तो ये नरपत सिंह जी की गढ़ी उस लिहाज से गढ़ी थी, और बाद में वो गढ़ी थी माजरा था रारधना गाँव का। अब वही चल गया वो, तो इस लिहाज से नहीं पकड़ में आया। इतिहासकारों ने कहीं देखा भी तो समझ में नहीं आया। तो खैर, मेरा इस पूरी प्रकरण से कहने का आशय ये था कि जो सिपाही विद्रोह कहते हैं अंग्रेज, हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, वो मात्र 2 दिन का है मेरठ में, जहां तक मेरठ का सवाल है जी। गाय सुअर की चर्बी पे झगड़ा होता है। हालांकि मैं इसे भी दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं कि आजादी अपने आप में मुकद्दस चीज है। भाई आजादी पे लड़ना था, हम लड़े गाय सुअर की चर्बी, जो मैंने कहा सबक नहीं लेती हैं, पर ये सेंसिटिव चीजें होती हैं, लोगों के निजी उसमें महत्ता रखते हैं। कर्नल कार्बाइल स्मिथ है, नई वो एनफील्ड गन आई है, और उस गन का जो कार्ट्रिज है उसे दांत से तोड़ना है,
ये जो जगह है लेखा नगर मेरठ कैंट में जी पास ही में है, यहाँ से हार्डली 1.5 किलोमीटर है। जी उस जगह पर ट्रायल हो रहा है, 85 के करीब सिपाही हैं और वो अपने मुंह से गाय सुअर की चर्बी का अंदेशा होने के कारण तोड़ने से मना करते हैं। सबसे पहला सिपाही जो इस बात को मना करता है उसका नाम नायक शेख पीर अली है। जी उसके बाद नायक कुदरत अली है जो मना करता है। तो मतलब ये भी देखिए, सांझी विरासत सांझी शहादत। जी तो इस मुल्क में हर आदमी कंधे से कंधा मिला के उस वक्त लड़ा है और और 85 के करीब हैं जो मना कर देते हैं। और फौज की भाषा में जब एक से ज्यादा आदमी हुक्मदुली करता है उसे म्यूटिनी कहते हैं। जी तो वो म्यूटिनी का चार्ज लगता है। आर्मी एक्ट में आज भी म्यूटिनी का चार्ज है, पनिशेबल है। इन लोगों को बंद कर दिया जाता है। ये घटना अप्रैल की है, 27 की करीब। फिर इनका ट्रायल चलता है, कोर्ट मार्शल होता है। वो जगह भी यही है जहाँ कोर्ट मार्शल होता है। दमदमा जहाँ अंग्रेज अफसर और ये रहा करते थे, ये डोगरा मंदिर का इलाका है। तो मजेदार चीज है, यदि आप इस कैंट के इस 2-4 किलोमीटर में भी घूमेंगे तो ये जी। इतिहास है, इसे आप जिएंगे। अब कर्नल स्मिथ साहब जो ये करते हैं और इनका वो कोर्ट मार्शल होता है, 9-8 में शायद फैसला आता है, 9 में उसका वो होना है। अफवाह फैल जाती है सारे कैंटोनमेंट में कि साहब अंग्रेज जो है सिपाहियों को, भारतीय सिपाहियों को बंद कर रहे हैं। और भी बहुत सारी वजह हैं। एक वो भी है कि बड़ी एक क्रांति की तैयारी हो रही थी जो जल्दी यहाँ हो गई, वहां मंगल पांडे। एक और मजेदार बात है जी मंगल पांडे जी कभी मेरठ नहीं आए। जी मंगल पांडे जी मूलतः बलिया के रहने वाले थे और जिस कार्रवाई को उन्होंने अंजाम दिया है, उनकी तो अप्रैल में उनको फांसी हो चुकी थी, जी वो मार्च में उन्होंने दिया है और वो बैरकपुर वेस्ट बंगाल में दिया है। जी वो कभी नहीं आए, मेरठ से उनका कोई संबंध है मेरठ आए ही नहीं, रहने वाले बलिया के थे और वहां थे। जी लेकिन कैसे धारणाओं में चीजें स्थापित हो जाती हैं, जैसे मंगल पांडे 1857 मेरठ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और मंगल पांडे एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। खैर, तो ये कार्रवाई होती है 9 तारीख को और 9 तारीख में वो बंदी है यहाँ जो आपका है ना विक्टोरिया पार्क वाली जगह है, इस जगह पे उनको बंधक बना रखा है। 10 को ये सिपाही इकट्ठा होते हैं और ये हमला बोल करके, तो इसलिए 10 मई है जी और 11 मई को बहादुर शाह जफर साहब की क़यादत में पूरे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसकी क़यादत उनकी है। लिहाजा यहाँ से ये फौजी चले जाते हैं दिल्ली। तो 10, 9, 10, 11, बल्कि 10 और 11 2 दिन की कार्रवाई है जिसमें वो सीमित फौजी कार्रवाई है जी। हाँ, शहर में अन्य लोग भी विभिन्न पेशों के, विभिन्न उसके सब लोग एक तरीके से ऐसा कुछ जो कोलाहल मचता है, उपद्रव मचता है, इसमें सहयोगी की भूमिका में आते हैं। तो सिर्फ ये कहना कि सिर्फ कुछ सिपाहियों का नहीं, उसमें सहयोग से आम जन भी जुड़ा हुआ, आम जन भी जुड़ जाता है। यहाँ तक कहा जाता है कि जो कुछ वेश्याओं का वो था उन्होंने भी कुछ बयानबाजी की थी। एक कहानी वो भी आती है कि कोई साधु जो हमारे यहाँ बहुत बड़ा अगरनाथ का वो है, वो आया, उसने किया। और फिर वो कमल और रोटी का वो भी है जी, है ना संकेत। एक रेशमी तहरीक का भी है। तो ये बड़ा मतलब हम उसमें नहीं जाएंगे अब इतिहास की उन पेचीदगियों में, चूंकि हम भाव ले रहे हैं। तो 2 दिन में ये कार्रवाई होती है। इसके बाद 16 में कुछ छुटपुट घटनाएं हैं बाजार की जी। इसके अतिरिक्त यहाँ मूलतः कोई बड़ा आंदोलन नहीं हो रहा है, कोई बड़ा कन्फ्रंटेशन नहीं हो रहा है, स्कर्मिशेस ऐसी नहीं हो रही हैं। लेकिन जिस सवाल को आपने उठाया था, आपका 11 मई को आप सरदना तहसील को आजाद करा लेते हैं जी, और 22 जुलाई तक सरदना तहसील आजाद रहती है। ऐसे ही बागपत की तरफ है, आपके बुढ़ाना की तरफ भी है, आपके धौलाना की तरफ भी है, आपके हापुड़ की तरफ भी है। कहीं राव कदम सिंह जी हैं, कहीं बाबा शाहमल हैं, कहीं बाबा नरपत सिंह हैं। अलग अलग नाम है, अलग अलग इलाके हैं, भावना एक है। और आज के संदर्भ में कहूँ, अलग अलग बिरादरी, जाति, धर्म, मजहब के लोग हैं, लक्ष्य एक है। बिरादरी, धर्म, जाति पीछे है, लक्ष्य आगे है, देश आगे है। अब दुर्भाग्य है, चूंकि आप ये भी कह रहे थे हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम यहाँ जा रहे हैं कि अब देश पीछे है, बिरादरी, जाति, धर्म आगे है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस ऐतिहासिक विरासत के हम लोग वारिस हैं जी। जैसा हमने बातचीत में आया कि शहर में लगभग 2 दिन तक ये रहा, उसके बाद अंग्रेजों का जो ग्रामीण क्षेत्रों पर कैसे कहर बरपाया है और लोगों ने कैसे आजादी के लिए बिगुल फूंका है, उस ग्रामीण क्षेत्र का जिक्र कम होता है जी। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए जी। वहां सिर्फ हम ये कहें कि सिपाही लोगों ने झगड़ा कर दिया इस वजह से हो गया, नहीं। वहां जो आग
आग बालना कहते हैं, आग बल रही थी, वो काफी वक्त से बल रही थी और उसके मुख्तलिफ कारण थे। एक कारण उसमें अगर आप गौर फरमाएंगे किन किन जगहों पे इन लोगों ने हमला किया है। इन्होंने तहसील पे हमला किया है जहां रेवेन्यू था, इन्होंने कोर्ट जैसी हमला जो कि हथियार था, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव उन पे हमला किया है जहां से दमन हो रहा था, जहां से शोषण हो रहा था, जहां रेवेन्यू जमा करना पड़ रहा था। तो अगर उसकी बारीक में जाइएगा तो आप ये देखिएगा कि जो लगान था, रेवेन्यू था, जो उगाया जाता था दमन करके, वो भी एक कारण था जी, जिसकी वजह से जैसे आज भी हम देखते हैं किसानों को फसलों के दाम ना मिलना, उनके समय से पेमेंट ना होना, तो आंदोलन करते हैं किसान जी। हालांकि दो चीजों की इसलिए बराबरी नहीं हो सकती कि आज हमारा राज है, हमारी चुनी हुई सरकारें हैं, उस वक्त हमारे ऊपर एक साम्राज्यवाद ताकत थी काबिज, और ऐसी ताकत थी जिसमें सूरज नहीं डूबता था, ऐसी ताकत। उसके खिलाफ साधारण किसानों का खड़ा होना बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब बात है, और ये मतलब हमारी समझ के बाहर है कि हम इसको सम्मान क्यों नहीं दे पाए। तो वो लगान वाला झगड़ा है, ये होता है। बाबा शाहमल वहाँ नया गांव सिरसली इन इलाकों में है, बिजरौल के वो खुद थे। 3,000 आदमी, 3,500 आदमी, जिसमें ज्यादातर पैदल आदमी है, कोई अपने भाले तलवार लठवट इस तरीके के हथियार लेके हैं, किसी के पास गन वन होगी तो होगी, घुड़सवार हैं कुछ। वो अंग्रेजों की ट्रेंड फौज से और दुनिया की सबसे ताकतवर जो साम्राज्य है उसकी फौज से लोहा लेते हैं जी, और शहीद होते हैं। तो ये यहाँ से शुरू होता है कि उधर की तरफ वो जो एक बोट है उसका 30-31 में वो उसे तोड़ देते हैं, लिंक टूट चुका है दिल्ली का और मेरठ का। तो अंग्रेजी फौज से भी जो सहायता मांगी जा रही है, यहाँ इन्होंने सबको मार ही दिया था, फौजी को जो सिपाहियों ने मार दिया था। सेंट जॉन्स चर्च में हमला हुआ था, उसके बाद जो दफनाए गए हैं वो लेखानगर के पीछे एक सिमेट्री है जहाँ दफनाए गए हैं, पुरानी सिमेट्री है, वो भी एक, उनके लोग आज तक आते हैं वहाँ, उनके अपने पुरखों की शव देखने, कब्र देखने आते हैं। बहरहाल उससे हमारा निजी किसी से कोई नहीं, हमने अपना फर्ज किया, उन्होंने अपना कर्म किया जी। तो ऐतिहासिक ये पूरा परिप्रेक्ष्य है। उस दौरान में 30-31 में जो दिल्ली और मेरठ के बीच का लिंक है वो टूट जाता है। बाबा शाहमल जो है इसमें जुलाई के इसमें 6 से 16 के बीच में एक बोट से वो बनाया करते थे पुल, वो तोड़ देते हैं जी। तो ये बड़ा टेक्टिकल मूव है, मतलब देसी अंदाज में लड़ाई जैसे लड़ी जाती है, जिसे छापामार भी कह सकते हैं, गोरिल्ला भी कह सकते हैं, अपनी जमीन उनसे बेहतर कौन जानता है जी। वो अब अंग्रेज के पास सप्लाई टूटी हुई है, और ये जो ग्रामीण क्षेत्र है ये दिल्ली को रसद पानी दे रहा है जी, अपनी फौजों को आजादी बरकरार रखने के लिए। अंग्रेज ये समझ रहा है कि भाई अगर रसद पानी दिल्ली का उन लोगों का नहीं रुक पाएगा तो दिल्ली हाथ से निकल जाएगी और हिंदुस्तान हाथ से निकल जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि ये जो देहात का इलाका है, हमारी तो एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है कि हम दिल्ली के आसपास के लोग हैं, तो हम वहां रसद पानी आसानी से पहुंचा सकते हैं, बागपत से, मेरठ से, बुलंदशहर से, गाजियाबाद से, हापुड़ से, ये इलाका जो आसपास का, इसमें गुड़गांव वाला भी इलाका आता है, राव इंद्रजीत साहब के इनके वो लोग रहे हैं। तो खैर वो इसको भी तोड़ना चाहते हैं, रसद पानी की सप्लाई को। इसलिए भी जरूरी है कि यहाँ के देहात का जो ये विद्रोह है इसे दबाया जाए, सिर्फ किसान के मसले पे नहीं, दिल्ली बचाने के लिए। तो मेजर विलियम्स के उसमें 60 रॉयल राइफल्स है जी, वो यहाँ से चलती है। उसके साथ कुछ घुड़सवार भी हैं, कैवलरी का कंपोनेंट है, और उसके साथ माउंटेड गन्स भी हैं, जिन्हें आप आर्टिलरी कह सकते हैं, तोपें जी। तोपें लेके जाना ये मतलब बड़ी कैंपेन मानी जाएगी जी। उस तरफ से आकडेल हैं, कर्नल आकडेल हैं, वो कोशिश करते हैं आने की, पार करने की, यमुना की दूसरी तरफ हैं, पर वो बहुत कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ये जाकर के ये जो इलाका है बागपत का, डोला बसौद वाला, इस इलाके में कैंप करते हैं। बसौद में खबर मिलती है कि शामिल हैं, शाहमल हमला करते हैं। ये 18 या 16 जुलाई 1887 की बात है, तो 17-18 की। शामिल वहां से निकल जाते हैं। बसौद में जो वहाँ डॉक्टर है ब्रिटिशर्स का, वो रुकता है, 10 लोग रुकते हैं, वो वापस आते हैं, वो मार देते हैं। तो अंग्रेजों के मारे जाने के बाद अंग्रेज पूरे नाराजगी के साथ और कत्लेआम की नीयत से आता है और पूरे पूरे गांव को, बसौद को, मतलब तोप लगा के उड़ा देते हैं जी, कोई रहम नहीं बख्शते हैं। उसकी सूचना तमाम देहात में ये जाती है कि अंग्रेज बिल्कुल कहर बरपा रहा है, कोई वो नहीं कर रहा है, लिहाज नहीं कर रहा है, कोई दया धर्म नहीं दिखा रहा है। तो इससे दहशत भी फैलती है। अब दोनों है, नाराजगी भी है, दहशत भी है और शोषण भी है जी।
तो एक नई प्रक्रिया, आप इसे सामाजिक समाजशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में देखिएगा कि भाई हम अपने फसलें भी नहीं उगा सकते, हम अपनी मर्जी से अपनी फसल भी तय नहीं कर सकते, हमारी मर्जी से हमें दाम भी नहीं मिल सकता, हमारी मर्जी से हम बेच भी नहीं सकते। और लगान, वहां एक नहर भी खुदी है, तो नहर का भी एक कारण है कि नहर का अतिरिक्त लगान लग गया था। तो विभिन्न कारण है, मिल मिला करके उसकी नाराजगी, रोष, डर, सबका एक सम्मिश्रण बन के एक विस्फोट होता है जी। और वो विस्फोट ये है कि 3,500 आदमी सामने खड़ा है। बाबा शाहमल को ये खैर 18 में उनका मार देते हैं। ये तिनोची करके आदमी है, सिपाही, वो मारता है, अंग्रेज सिपाही है। उसके बाद ताकि ये मैसेज चला जाए और दहशत कायम हो, वो बाबा शाहमल का सिर लेकर के उसे घुमाया जाता है, जिससे उनकी जो दहशत और भ्रम बना है उसको तोड़ने के लिए। और वो रात को ही वहां से एकदम चलते हैं, क्योंकि उनका भतीजा है और लोग हैं आसपास की 84 खाप है, वो लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, ऐसा शक शुबा है। रात में ही भागते हैं और वो हर्रा की तरफ से, खिवाई पांचली की तरफ से रास्ते से आ रहे हैं। वहां कुछ लोग हमला करते हैं, तो मेहताब हैं, वजीर हैं, उन लोगों को भी, मतलब वहां कई लोग शहीद होते हैं। 4 लोगों को पेड़ तक से लटका दिया जाता है। तो अंग्रेज इस दमन तरीके से चल रहा है, दमनकारी तरीके से कुचलने के लिए। जी। अंग्रेज के भी भाई बाल बच्चों को यहाँ मारा गया है, उसकी भी नाराजगी है, फिर उसे वर्चस्व कायम करना है, साम्राज्य कोई बहुत दयालु तरीके से तो होगा नहीं। जी। तो वो दमन पे फुल दमन है। वो आता है सरदना। सरदना में आकर के वो कैंप करते हैं और वो मैसेज भेजते हैं, कमिश्नर डनलप है, मेजर विलियम्स है, इलाके को, कि भाई आए और आकर के तहसील पे रेवेन्यू जमा करें। रेवेन्यू प्रतीक है, संकेतात्मक है जी। कि भाई आपने आ गया तो हमारी अधीनता स्वीकार कर ली। नरपत सिंह जी के नेतृत्व में जो इन्होंने, राजपूतों ने, रांगड़ों ने कब्जा कर रखा है तहसील पर, ये लोग उसे करने से मना कर देते हैं और बल्कि ये उनके अधिकार को चुनौती देते हैं कि भाई आप किस अधिकार से हमसे मांग रहे हो, और आगे किसी, मतलब अभी तो ये है कि जो हरकारा है मैसेज लेके आया, हम जिंदा छोड़ रहे हैं, आगे से कोई आया तो हम छोड़ेंगे नहीं। जी। अब ये एक चुनौती है ब्रिटिश को। लेकिन आप देखिए, ऐसे ब्रिटिश राज को चुनौती देहात के बिल्कुल ग्रामीण लोगों का देना, जी। जिन पे हथियार नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये नहीं है, बस एक मनोबल है, एक नाराजगी है और अपना सब छीनने का डर है, वो उन्हें बल दे रहा है, सम्मान, स्वाभिमान। लेकिन एक ऑर्गेनिक, फिर मैं ये बात कहूंगा कि उनमें ये भी तो आ रही है स्वराज की महत्ता, जो कि विश्वविद्यालय की किताब पढ़ के नहीं आ रही है, जी। किसी क्रांतिकारी के वो जाके कॉन्फ्रेंस अटेंड करके नहीं आ रही है, उनकी जमीनी जरूरतों से आ रही है, उनकी अपनी जरूरतों से आ रही है। जी। फिर वो मोर्चा लेते हैं, अंग्रेजी फौज 21 को जाती है, मतलब मैसेज वैसेज करती है, इसे राजधानी के वहां से जाती है, उसे घेर लेती है और 22 में पूरे उस पे तोप भी लगती है, तोप के गोले दागे जाते हैं, कत्लेआम होता है। और वो लिखते हैं, खैर वो नरपत सिंह जी को तो बहुत, कमिश्नर डल्लप अपनी किताब में जो लिखते हैं, उनकी किताब है सर्विसेज एंड एडवेंचर्स विद खाकी रिसाला, उसमें वो बड़े, मतलब उससे लिखते हैं, इस मामले में मैं अंग्रेजों का वाकई वो हूँ, उनके खिलाफ लड़े हैं, मुखालिफ हैं, लेकिन वो लिखते हैं कि बड़ा ही, मतलब शानदार सा व्यक्तित्व बताते हैं कि उन लाशों के बीच में नरपत सिंह जी भी पड़े हैं। तो उनके पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करते हैं कि टिपिकल स्पेसिमेन ऑफ अ वॉरियर, इस तरीके से वो डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ ये प्रकरण होता है, लेकिन ये शानदार, जिसमें 40-42 जितने भी लोग मरे और एक पूरे क्षेत्र के इलाके ने उससे मोर्चा लिया, वो कहीं दर्ज नहीं हो पाया, उनको सम्मान नहीं मिल पाया। तो जब आपने लगातार इस ओर कहेंगे कि शोध किया, आप स्थल तक गए, जमीनी हकीकत को आपने जानना चाहा और उस जो आपने रिसर्च किया, जो आपको सोर्सेज मिले, उनको लेकर के आप माननीय राष्ट्रपति जी के भी तत्कालीन के तब गए, तो ये जब सोर्सेज थे वहां तक गए, तो फिर इसमें क्या प्रगति हुई? ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग, दिलचस्प बात है। ये गाँव का, जैसे कैसे हम अच्छी खासी चीज को बर्बाद करते हैं भाई अपने कर्मों से, भाई हमें कोशिश मक्खन है तो उसको संभालिए। अब सवाल ये था, चलो ये लोगों को तो पता थी, ये बात मुज़बानी पता थी, हमने भी अपने ताऊ दादा से सुनी है, पिताजी से सुनी और एक आध इतिहासकार से भी थोड़ा सा जिक्र सुना। हमने ये कागज लॉग बुक निकलवा करके हम महामहिम राष्ट्रपति तत्कालीन जो थी प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल, बहुत ही योग्य, पढ़ी लिखी और महिलाओं के मुद्दे पे बहुत संवेदनशील, एक खिलाड़ी भी थी स्कूल के ज़माने में, तो ऐसे लोगों में एक तरीके की रुचि होती है ऐसे सामाजिकता की, और राजनीतिज्ञों में अमूमन होती है, बशर्ते वो मतलब हमारी दलाली वाले ना हो, वो जो वास्तव में सामाजिक हो, तो उनमें होती है राजनीतिज्ञों में। अधिकारियों में भी होती है, कम में होती है। अधिकारी नौकरी में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, पर नेता, जनप्रतिनिधि सामाजिकता में ज़्यादा होते हैं, होना चाहिए जी। तो उनमें अद्भुत थी, हमने ले जाकर के उनके सामने थोड़ा सा रख दिया।
तो उनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि ये ऐसे कैसे छुपा रह गया। फिर ताई प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल जी ने उसके ऊपर हमें वहां से मदद मिली, और फौज के जो मतलब मुश्किल था ना ब्रिटिशर्स के यहाँ से निकालना या निकालना, किताबों में तो निकल आया, वहां से निकल आया। और बड़ी बात होने वाली थी कि हमने फिर देसी अंदाज में देहात के हिसाब से न्योता भी दे दिया। उनको भी मनसा, शायद बचपन से सुनती आई होंगे 1857 मेरठ का, तो उनका भी मनसा हो गया। तो एक वक्त में ये बहुत वो हो गया था, संभावना सी बन गई थी कि ताई पाटिल जी कार्यक्रम में आ रही थी जी, है ना। हम लोगों ने भी काफी अच्छे से वो छपवा वपवा दिए थे, इनविटेशन वगैरह जी। अभी देखिएगा आप, हमने बड़े इनविटेशन छपवा दिए थे, आने का कार्यक्रम भी तय हो गया था, लगभग हो गया था जी। बस वही है, ईश्वर की इच्छा ना हो तो कुछ नहीं होता है, हरी इच्छा प्रबल जी, जी। किन्हीं भी कारणों से वो नहीं हुआ, वरना ये भी बड़ी बात होती। महामहिम राष्ट्रपति का आना जी, हमारे और आपके जीवन में तो कभी कोई, मुझे लगता नहीं राष्ट्रपति मेरठ आए हों पद पर रहते हुए, पूर्व होके आए हों तो आए हों। तो ये बड़ी वो थी और उनका बड़ा लाभ मिला। एक महिला जो उनको और इंटरेस्ट लगा बात में, वो ये लगा कि भाई हमारे यहाँ देहात में एक और समस्याएं हैं, लड़कियों की पढ़ाई की बड़ी समस्या है। अब थोड़ी जागरूकता आई है, लोग पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन बच्चियां पढ़ना छोड़ देती हैं क्योंकि उनका दूर दराज में ट्रेवल करके जाना सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सुरक्षा की दृष्टि से और आने जाने की सुविधा की दृष्टि से थोड़ा मुश्किल होता है। उन्होंने कहा जी ताई भाई ये समस्या है, तो उस लिहाज से चूंकि महिला शिक्षा में उनका बड़ा जो योगदान रहा है, वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल बनाने में बॉम्बे में उनका बड़ा काम रहा है, वो संवेदनशील थी और उन्होंने तत्काल ही गवर्नर साहब को फोन किया। बीएल जोशी साहब उस समय गवर्नर साहब थे, और उन्होंने हमें अपॉइंटमेंट दिया। हमारे क्षेत्र के लोग फिर गवर्नर साहब के पास गए, और यहाँ क्षेत्र सोचिए, राष्ट्रपति भवन में 150-200 आदमी, प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल महामहिम राष्ट्रपति तत्कालीन खाना खा रही हैं, 1.25 घंटे बैठा रही हैं, फिर गवर्नर साहब के जा रहे हैं, चाय कॉफी उनकी भी पी रहे हैं। तो ये देखिए, ये भी एक बड़ी बात होती है। मैं इस लिहाज से राजनीतिक लोगों को, सामाजिक लोगों को, सार्वजनिक जीवन के लोगों को आम आदमी वैसा नहीं समझता है, लेकिन एक आदमी गांव देहात का जिसे राष्ट्रपति भवन में लंच करने का मौका मिल रहा है, वो तो अपने पोते पड़पोते तक ये बात बताएगा कि हल्का मत मानिए, तो वो रोटी तोड़ के आया राष्ट्रपति भवन में जी। तो ये उसके जीवन की एक पूंजी बनती है। तो ये भी सामाजिक जीवन के लोगों की एक श्रेष्ठ बात होती है और उसे रखनी चाहिए जी। ये नहीं देखना चाहिए उनका लंच डिनर में कितना खर्च हो गया। खर्च हो गया, एक वक्त के खाना अगर कोई डेमोक्रेसी का नागरिक खा गया जी, और वो जीवन के लिए एक विरासत पा गया, ये भी बड़ी बात है। तो ये लोग गए। फिर महामहिम जो उस समय गवर्नर साहब थे बीएल जोशी साहब, उन्होंने तत्काल लोकल प्रशासन को कहा, लेकिन वो लोकल राजनीति की भेंट चढ़ गया। उन्होंने तो सैंक्शन कर दिया था, उन्होंने प्रस्ताव मांगा था, सब सैंक्शन हो गया था। तो ये हमें भी समझना है, हमें कैसा देश बनाना है, हमें किन मुद्दों पे जाना है। तो ये लोग सब तो जाति बिरादरी मजहब वजहब छोड़ करके लक्ष्य के लिए समर्पित होकर सर्वोच्च बलिदान दे दिए। हम आज ये बड़ी दयनीय स्थिति है कि हम ऐसे मुद्दों पे लड़ रहे हैं और देश बर्बाद कर रहे हैं जी। तो मैं ऐसे लोगों को जो सार्वजनिक जीवन के धर्म जाति के मुद्दों पे समाज में विद्वेष पैदा करते हो, दंगे करवाते हो, मैं उन्हें गद्दार मानता हूँ जी, इन्हें देशभक्त मानता हूँ। बिल्कुल। जैसे कि हमने पूर्व में बात की कि लगातार आपने शोध किया और अनेक माध्यमों से, कहीं से जहाँ से आपको स्रोत मिल सकते थे उन माध्यमों से लिए, क्या वो किसी फिर पाठ्यक्रम का हिस्सा होने की स्थिति में आया, या उस पर कोई नया शोध हुआ, या अभी भी उसी उपेक्षा का शिकार है? नहीं, दर्ज तो ये देखिए हो गया उसी वक्त जब महामहिम के स्तर से हस्तक्षेप था। तो अब जो 1857 वाला है उसमें दर्ज तो ये हो गया जी। तो यदि उससे संबंधित कोई भी कार्यक्रम, जैसे शहीद ग्राम सर्वेक्षण होते थे उस समय, नया मेरी माटी मेरा देश योजना है, या अनसंग हीरोज की एक योजना है, तो इनमें ये स्वतः आ गए जी। तो 2010-11 में दर्ज तो ये हो गया। ये तो एक उपलब्धि थी, जो दबी पड़ी थी चीज, वो आ गई। वो अंग्रेज की एक किताब में थी। अब फिर देखिए, मैं वही बात कहूंगा, अंग्रेज को इतनी समझ थी कि उसने दर्ज किया, हम में इतनी समझ नहीं थी कि उस दर्ज किए को हम इस्तेमाल कर लें, जिसे आम आदमी कह रहा था, जबान से कह रहा था, अधिकारियों को बार बार कह रहा था जी। या जनप्रतिनिधियों की रुचि ऐसे विषयों में नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, होनी चाहिए जी। जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं 1857 की, 2 दिन तक शहर में लगातार विद्रोह हुआ, अंग्रेजों के साथ कत्लेआम हुआ, फिर अंग्रेजों का दूसरा रूप बदला। पहले भी वो अत्याचार करते थे, उन्होंने उसकी संख्या बल के साथ बढ़ाई और अत्याचार ज्यादा किए। जब इतना बड़ा विद्रोह था आजादी के लिए, तो फिर इतना लंबा कैसे खींचा? 57 से और 47 तक चलता रहा, फिर बीच में सब शांति रही या विद्रोह नहीं हुआ? असल में 2 शब्द होते हैं सर, एक शब्द है बागी, एक शब्द है क्रांतिकारी।
बागी व्यवस्थित और सुगठित नहीं होता, जी। क्रांतिकारी सुगठित और संगठित होता है। आज लेनिन की मूर्ति तोड़ी गई है, हम्म, बंगाल के चुनाव है भाई। लेनिन वो आदमी है जिस आदमी ने भारत के स्वतंत्रता सेल में उसके बारे में बहुत सारी बातें कही हैं और बहुत बेहतरीन बातें कही हैं, है ना। लेनिन एक क्रांतिकारी है, महात्मा गांधी एक क्रांतिकारी है। इस देश को ऐसे क्रांतिकारी संगठित व्यवस्थित की आवश्यकता थी, जो नहीं था, या वो माहौल नहीं था। जी। जैसा मैंने कहा, यहाँ वहां विस्फोट हो जाना और उनका आपस में तालमेल ना हो पाना। भाई रेशमी तहरीक है ये एक, जी। ये जो था कमल का फूल और रोटी निशान, उलेमाओं ने बहुत बड़ा यहाँ चलाया, साधु संतों ने चलाया, सबने मिलकर स्वतंत्रता संग्राम के लिए किया। किसानों का, जैसा मैं कह रहा हूँ, सितंबर तक में 2 महीने तो सरधना तहसील आजादी थी जी। लेकिन ये सुगठित और व्यवस्थित नहीं थी। यदि सुगठित और व्यवस्थित होती तो जो लोग ये बात कहते हैं, मेरा इस मामले में कहना, यदि गांधी जैसा सुगठित सुव्यवस्थित तरीके से न होता, मैं नहीं कह रहा हूं कि अकेले गांधी जी ने कराया तो देश नहीं है, सबका योगदान है, भगत सिंह अपनी जगह है, सुभाष चंद्र बोस अपनी जगह है, सबकी महत्ता है, लेकिन सुगठित सुव्यवस्थित शब्द है जी। अब वो सुगठित सुव्यवस्थित होने में समय लगा है। जो दुनिया भर में क्रांतियां हुई रातों रात तो नहीं हो गई जी। समय लगा है, हमें थोड़ा ज्यादा लगा, ऐसा कह सकते हैं जी। लेकिन हमें ही ज्यादा नहीं लगा। अब एक और पार्ट समझिएगा, और उसमें और भी बहुत से दुनिया भर के जो उस समय अरब ये देश थे, अफ्रीका के देश थे, लैटिन अमेरिकी देश थे, ये तमाम जो देश थे, ये सब भी लगभग एक वक्त में आजाद हुए। अब ये अजीब बात लगेगी लेकिन इसके हीरो हिटलर हैं जी। अगर हिटलर इतना बड़ा बवेला ना कर रहे और ब्रिटिश एम्पायर कमजोर ना हो जाए तो शायद हमें आजादी का और इंतजार करना पड़ जाता इन देशों को। ये महत्वपूर्ण पहलू है। ये महत्वपूर्ण पहलू है, ये हिस्ट्री के विद्यार्थियों को देखना चाहिए। मेरा हिस्ट्री विषय नहीं है, पर हाँ मतलब मैं उसे देखने समझने का सामाजिक दृष्टि से, साइकोलॉजिकल दृष्टि से, पॉलिटिकल डायनामिक्स की दृष्टि से, ज्योग्राफिकल अलाइनमेंट की दृष्टि से कोशिश करता हूँ जी। तो संभव है, मैं नहीं कह रहा यही सत्य है, संभव है। हालांकि हम डाइग्रेस हो रहे होंगे मेल विषय से, तो इसलिए मैं वापस आ रहा हूँ हिटलर से। जी जी बिल्कुल, हमारा मूल विषय तो यही है कि गांव देहात में लगातार फिर उसका विद्रोह हुआ, क्या अंग्रेजों की नीतियों में भी कोई परिवर्तन हुआ? हाँ, अब हमें ये समझना चाहिए, जैसे अगर आज के दृष्टिकोण से भी हम उस चीजों को देखें, देखिए वो जो साम्राज्यवाद है उस समय फिजिकली ऑक्यूपाई करना पड़ता था, एरिया पे काबिज होना पड़ता था। आज उन्हें काबिज होने की जरूरत नहीं, तब भी लड़ाई बाजार की थी, चाहे प्रथम विश्व युद्ध रहा हो चाहे द्वितीय विश्व युद्ध रहा हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो भी रहा, लड़ाई उन दोनों में ही बाजार की थी। हिंदुस्तान कल भी एक बड़ा बाजार था, आज भी एक बड़ा बाजार है। जो कह रहे हैं कि वो सोने की चिड़िया था, वो सोने की चिड़िया आज भी है उनकी दृष्टि से, जिन्हें शोषण करना है आपको। 140-50 करोड़ आदमी तो आज भी उसका बाजार बाजार ही सोने की चिड़िया का, मैं कह रहा हूँ ड्रैगन और डायनासोर है, क्या चिड़िया चिड़िया कह रहे हैं आप जी। हम बड़ा बाजार है, बहुत बड़ी इकोनॉमी हो सकती है। हम कितने अच्छे से अपनी चीज को कर पा रहे थे या कर पा रहे हैं, सोचने की बात यह है। उस वक्त भी अगर हम अपनी फसल तक तय नहीं कर पा रहे थे, नील की खेती अंग्रेज हमसे करा रहा था क्योंकि उसे जरूरत थी। उसने जो पहली ट्रेन लगाई वो आपके भले के लिए नहीं लगाई, उसने वो ट्रेन लगाई बॉम्बे टू थाने, जिससे कि वो कॉटन को यहाँ से बॉम्बे से पोर्ट से वहां भिजवा सके और वहां का जो तैयार माल आए वो यहाँ कई गुने दाम पे वो यहाँ खप जाए। तो वो जो कपड़े जलाए गए और खादी को महिमा मंडित किया गया, अपने हाथ के बुने को किया गया, चरखे को महिमा मंडित हुआ, वो कारण ये था, ये स्वराज की दृष्टि की तरफ था। जो किसान है जो लड़ रहे हैं, ये इसलिए लड़ रहे हैं कि भाई हम स्वराज, हम अपना विकास खुद कर सकते हैं, हम अपनी फसल तय कर सकते हैं खुद, इनको भी तय नहीं करने दिया था। आज भी ये स्थिति लगभग कई जगह आ जाती है, कई मुद्दों पे आती है जी, कि हम अपनी फसल अपने, अब क्या है कि आप डंडे के जोर पे नहीं कराते हैं, आप माहौल बनाते हैं। इस देश में चाय नहीं पी जाती थी, आज चाय शायद इस देश का राष्ट्रीय पेय होगा, खुशी खुशी पी रहा है, लेकिन हम बाजार मुहैया दूसरों को करा रहे हैं। या टी कल्टीवेशन इस देश में शुरू हुआ, टी एस्टेट्स अंग्रेजों ने यहाँ जो कराई, सबसे बड़े टी एस्टेट्स अंग्रेजों को कराई हुई है, तो उन्होंने इस देश की इकोनॉमी को कैप्चर किया और आज तक कैप्चर किए हुए हैं, आज तक काबिज हैं इस देश की अर्थव्यवस्था पे। हम उनके लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, हथियारों की होड़ में। और उनका इसमें सबसे बड़ा हथियार क्या था,
फूट डालो, राज करो। आज भी यही चल रहा है, हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, ये वो झगड़े वही चल रहे हैं, दलित दलित इससे लड़वाओ, उससे उससे लड़ो। तो ये सियासत जब तक फूट डालो राज करो के हिसाब से चलेगी, चाहे अंग्रेजों की हो चाहे हिंदुस्तान के अपने लोगों की हो, देश गुलाम रहेगा। जी देश गुलाम रहेगा। ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा वो अलग बात है, जी। देश गुलाम रहेगा। तो आजाद होने की प्रक्रिया क्या है? हाँ, सतत जागरूकता ही आजादी की कीमत है। जी आज 10 मई को ये समझना चाहिए हिंदुस्तान के आम नागरिक को, क्योंकि हम एक प्रजातंत्र में रहते हैं और चुनावी दलीय व्यवस्था से हिंदुस्तान चल रहा है। कोई किसी दल में रहे, सबकी अपनी पसंद है, कपड़ों में अपनी पसंद है, खाने में अपनी पसंद है, रंग की अपनी पसंद है, घोड़ा गाड़ी की अपनी पसंद है, कोई किस कंपनी के लिए रहे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। कोई किसी दल में रहे, किसी दल जो जिसकी पसंद का हो, लेकिन वो दल से पहले देश को रखे। वो दल का मुरीद या सदस्य या पदाधिकारी होने से पहले देश का नागरिक बने, तो इस देश में बेहतरी की गुंजाइश है। आजादी अपने आप में कोई स्थायी चीज नहीं है कि आ गई मैंने जेब में रख ली तो मेरी हो गई। आजादी को सततता से पालना पोसना पड़ता है, उसकी हिफाजत करनी पड़ती है, और सबसे बड़ी जमानत आजादी की जागरूक नागरिक है, नागरिकों की जागरूकता। शिक्षा का उसमें रोल है जी। तो इसलिए हमने वो कहा था भी शिक्षण संस्थान बड़ों के नाम पे, बाबा नरपत सिंह जी के नाम पे एक भाई शिक्षण संस्थान हो, बाबा श्यामल जी के नाम पे एक शिक्षण संस्थान हो। तो शिक्षा, लेकिन शिक्षा सिर्फ ये कलम की कागज की शिक्षा ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये जो लड़े जी ये तो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। ये तो जमीनी जरूरत को समझ करके स्वराज इन्हें यूनिवर्सिटी से, जैसा मैंने कहा, किताब पढ़ के समझ नहीं आया, स्वराज इन्हें जी के समझ में आया कि ये बहुत जरूरी चीज है। और जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं जो सिर्फ कुछ जो है ग्रांट्स के लिए या कुछ प्रमोशंस के लिए या नौकरियों के लिए समझौता करने को तैयार है, वो तो पढ़े लिखे बेकार है। जी। तो अपने आप में शिक्षा वो नहीं है, लेकिन शिक्षा आपके आयाम खोलती है, आपकी दृष्टि व्यापक करती है। जी जिन चीजों तक आप पहुंच नहीं पाते हैं फिजिकली, उन तक आप पहुंच पाते हैं। सोचने समझने की शक्ति का सामर्थ्य जी बढ़ाती है। लेकिन उससे भी बड़ी चीज जो है वो आती है फिर आपका रियलाइजेशन, चिंतन। क्योंकि आज ये जो चीज आ गई है हाथ में, मोबाइल, इसने आपकी पहुंच तो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचा दी है जी। लेकिन वो पहुंच तो कूड़ेदान तक भी पहुंचा दी है जी। अब ये विवेक आप में होना चाहिए। शब्द आएगा विवेक और चिंतन। तो विवेक और चिंतन आप करिए, कौन सी चीज खाने की है, कौन सी चीज थूकने की है। अब थूकने की चीज जो है अगर आप चढ़ जाइएगा तो भाई बीमारी हुईएगा। तो ये भी बीमारी का कारण बनी है विवेकहीनता। तो नागरिकों की जागरूकता से मेरा मतलब विवेकशील होना है। और जो सामान्य बातें हैं उसके भी हम तर्क दे रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं मजहब के नाम पे, जात के नाम पे, मतलब बहुत तरीके की वो है, मैं कहूँगा विषमताएं हैं, अनियमितताएं हैं। हमें तो उनको पाटना चाहिए, हम उन्हें गहरा करते जा रहे हैं। जी। और ये पढ़े लिखे लोग ज्यादा इसमें घुसे हुए हैं। जी। हाँ, तो शिक्षा को ही एकमात्र मत मानिए, विवेकशीलता, जागरूकता, समझदारी। आपने विस्तार से अलग अलग बातें गांव देहात के संदर्भ में की, लोगों ने कैसे कैसे उसको जिया है और वर्तमान के संदर्भ क्या है ये भी आपने जोड़ा। अब लगातार एक बात चलती है कि हर समाज और हर जाति का व्यक्ति ये कहता है कि इतिहास हमारा अच्छे से नहीं लिखा गया, हमें उपेक्षित रखा गया। तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए क्या हो गया, एक तो प्रजातंत्र में मैं ये नहीं कह रहा कि वोट की राजनीति तो रहेगी ही, उसकी सुविधा दुविधा रहेंगी ही, लेकिन ये एक बड़ा अच्छा तरीका बन गया है जाति धर्म मजहब के नाम पे विभाजन करने का, या कोई ऐसी दूर की कौड़ी निकाल करके महिमा मंडित करके लोगों का ईगो मसाज करके वोट ले लेने का और किसी किसी पे उंगली उठा देने का कि भाई ये इतिहास गलत लिख दिया गया, हमारा नहीं लिखा गया, उसका लिख दिया गया। तो ये सब चलता। इतिहास अपने आप एक साइंटिफिक प्रक्रिया है लिखने की। वो कोई ऐसे संभव नहीं है कि कोई लोक भावना हो गई या जनरल भावना हो गई लिख दिया गया। लेकिन हाँ, भावनाओं का सम्मान भी होना चाहिए। और जो स्थानीय, अब हर चीज तो एनसीईआरटी की किताब में लिख नहीं दी जाएगी। अब अगर एनसीईआरटी की किताब में हर चीज की मेरा नहीं लिखा, इसका नहीं लिखा, अगर सबका लिख दिया गया तो इतनी मोटी हो जाएगी। तो ये संभव नहीं है। हमें असंभव बातें और सिर्फ इसलिए कि उससे किसी को वोट मिल रहे हैं, इनमें बहुत ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। ये एक संतुलित चीज होनी चाहिए। हाँ, जो हम कर सकते हैं वो ये है कि जैसे स्थानीय लोग हैं,
तो स्थानीय जो नायक हैं, कम से कम आप तो उन्हें दे सकते हो सम्मान, जी आप तो उनके स्मारक या स्मृति क्रिएट कर सकते हो। अब मेरे से एक व्यक्ति आए, बोले जी भगत सिंह जी की माता जी लकड़ी बीनती थी और वो करती थी, कोई उन्हें सुविधा ही नहीं दी। मैंने कहा गांव वाले भूखे मर रहे थे क्या? भाई गांव वालों की कोई जिम्मेदारी? ये तो और शर्म की बात है कि तुम्हारे गांव में भगत सिंह जी की माता जी को अगर लकड़ी, हालांकि उन्हें लकड़ी नहीं बीननी पड़ रही थी, जी लेकिन ये भ्रम फैलाना, ये नेतागिरी में या आम उसमें चर्चाओं में धारणाओं में ये गलत प्रक्रिया शुरू हुई है। इससे हमें बचना चाहिए। हम अपना काम नहीं करना चाह रहे हैं भाई। यहाँ है, यहाँ तो आप देखिएगा, हमारा शहर है मेरठ, 3 बड़े स्वतंत्रता सेनानी इसमें मेरठ में थे। जी पीएल शर्मा जी, उनके नाम पे बड़ा अस्पताल है। जी एक डॉक्टर भोपाल सिंह, जी लोगों को पता भी नहीं होगा, भोपाल मार्केट होगा, पता नहीं किसके नाम पे है। जी एक हाकिम मोहम्मद मियाँ साहब, जिनके नाम पे एक सड़क है, वो भी बहुत बाद में बनी है, लालकोठी में। जी तो इनको संजोने की जिम्मेदारी किसकी थी? हम सब हमारी थी। जी तो हम अपनी जिम्मेदारी उठा नहीं रहे और दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं। जी तो ये चेतना आनी चाहिए। जैसे आप ही कहा था भाई, हमने 15 साल पहले ये किया, जी नहीं बढ़ा, पौधे के बनने में बीज डलने की बनी प्रक्रिया आज 15 साल बाद इस स्तर पे आया है। तो रातों रात आप चाहो कि बन जाए, तो उसमें भी तो या तो जनता ही बना दे रातों रात। हाँ अब अगर जनता ही नहीं बना रही है, आप ही धक्का नहीं लगा रहे हैं, तो गाड़ी कैसे बढ़ेगी? जी तो ये जो लोग मांग करते हैं, इन्हें पहले अपने गरबान में भी झांकना चाहिए और उसके लिए प्रयास करना चाहिए। स्थानीय जो वो है, लोग हैं, उनको तो निश्चित तौर पे हम स्थानीय स्तर पे कर सकते हैं। क्या जी। हम पीएल शर्मा जी के लिए नहीं कर सकते? क्या हम भोपाल सिंह जी के लिए नहीं कर सकते? क्या हम हाकिम मोहम्मद मियाँ साहब के लिए नहीं कर सकते? जी कर सकते हैं। एक नागरिक के तौर पर सबकी नागरिक के तौर पे जिम्मेदारी हम कर सकते हैं। अब मुझे बताइए, चेतना, चलिए कुछ भी मत करिए, चेतना तो रखिए। जी कितनों को पता है, बोलेंगे अब्बू का नाला। अरे किसके अब्बू का नाला भाई? जी कौन अब्बू है? जी किसका अब्बू है? आबू का नाला है वो। जी तो हम अपने इतिहास को ही नहीं जानते। इस इलाके के लिए पानी का प्रबंधन करने के लिए ये एक नहर खोदी गई थी, जी हमने उसका नाला बना दिया। आज वो कूड़ा ढोने वाली जो है वो नाला है, वो जी जो नहर थी जो कि पीने के पानी के लिए इस्तेमाल होती थी। तो हम अपना इतिहास ही नहीं जानते। हमारे बगल में वो चीज होती है, हम उसका संवर्धन संरक्षण नहीं कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी किसकी है? तो हम अपनी जिम्मेदारी भी करें और सरकारों से समाज जो है प्रेशर बना के वो भी करवावे। जी ये करेक्ट तरीका है। देखिए, जो स्थानीय नायक है हमारे, जी स्थानीय नायकों को हमें समझना चाहिए कैसे। जो स्वतंत्रता सेनानी थी भाई, हमारे यहाँ एक वो है, जैसे अकलपुरे का है, हमारे यहाँ एक भमौरी का है। जी कर जब अंग्रेजों भारत छोड़ो करो या मरो चलता है, तो उसमें वहां एक सभा होती है और 1942 का है, जी और वहां मार दिया जाता है। तो ऐसा ही एक जलियांबाग ये है, ऐसा ही वो है। जी अब उसको बनाने बढ़ाने की जिम्मेदारी तो इन्हीं की होनी चाहिए। जी अब हमारे यहाँ 3 बार सांसद रहे, जी मंत्री भी रहे जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में, जी जनरल शाहनवाज खां। जी अब जनरल शाहनवाज खां है कौन? वो आजाद हिंद फौज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के सहयोगी हैं, उनकी फौज के जनरल हैं। जी हमने जनरल शाहनवाज खां साहब के लिए क्या करा है यहाँ? हालांकि वो एक मक्तब पख्तून वहां वो जो थे वहां से आते थे, और मजेदार बात जिससे नई आप पीढ़ी तो मेरठ की भी नहीं जानती भी नहीं है। आप पूछोगे सांसद रहने के बावजूद 3 बार के, कोई नहीं जानता मेरठ में। ये दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है। और अब मैं वो एक आदमी का नाम ले रहा हूँ, जी शाहरुख खान। सब जान कौन नहीं जानता है? सबको ही जानता है। तो ऐसे लोग जो सिनेमा में ग्लैमर में आ गए, उन्हें सब जानते हैं, और जिन्होंने देश के लिए जान दे दी उन्हें नहीं जानते। हालांकि मैं शाहरुख खान साहब की वो नहीं कर रहा हूँ, हमारे तो बड़े भाई साहब कर्नल विवेक सिंह जी की पलटन के दामाद है वो। जी और एक मजेदार बात जो रहस्योद्घाटन आपके सामने कर रहा हूँ, उससे आपको मजा आ जाएगा। जी आपको पता है शाहरुख खान जनरल शाहनवाज खान साहब के भांजे हैं? हाँ सर, ये अभी कुछ दिन पहले एक लेख किसी का था। जी, मैंने पोस्ट भी डाली थी। जी तो जनरल शाहनवाज खान साहब के भांजे हैं। जी शाहरुख खान एक्टर हीरो तो सबको पता है, और शाहरुख खान एक स्वतंत्रता सेनानी के भांजे और एक स्वतंत्रता सेनानी के बेटे, जी ये बहुत कम को पता है। उस तौर पे नहीं पता। उस तौर पे नहीं पता है। जी और अभी अगर मैं ये चीज बता दूं, तो आप देखिएगा जनरल शाहनवाज खान साहब की कितने जो है, अभी खान चल रहा है ना, जी हिंदू मुसलमान चल रहा है ना। अभी मैं एक चीज बता दूं, रहस्योद्घाटन कर दूं, तो पता नहीं इनके कितने मुरीद पैदा हो जाए। पता है आपको जनरल शाहनवाज साहब का सही नाम क्या है? नहीं जी। जनरल शाहनवाज जंगजुआ। जंग जुआ। जी। जी तो
तो जनरल शाहनवाज जो हैं जंगजुआ राजपूत हैं। जी। अब राजपूत बावले हो जाएंगे, मारा मारा मारा। तो ये जो मतलब आप जाति देख के मारा थारा करोगे क्या, कर्म देख के करिए। जी। तो जनरल शाहनवाज खां जंगजुआ हैं, जैसे मिल्खा सिंह राठौड़ है। जी। हाँ, अब हमें यही नहीं पता कि एक इनको भी नहीं पता जो बिरादरी के झंडे लेकर घूम रहे हैं, एक राजपूत को नोबेल प्राइज मिला, इन्हें पता ही नहीं है। उसका नाम है अब्दुल समाद मिन्हास, पाकिस्तान में थे जी। और न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर वो पाए हैं। तो पहले तो पता नहीं है, फिर किसी को भी गाली दे देना, किसी को बुरा भला कह देना, या किसी को उसके धर्म मजहब के आधार पर आकलन करना, अच्छा बुरा करना, तो ये हमारा मिजाज बन गया। जबकि ये जो स्वतंत्रता सेनानी थे, संप्रदाय को, मजहब को पीछे रखा, जाति को, क्षेत्र को, भाषा को पीछे रखा, देश को, देश हित को आगे रखा। जरूरत इस बात की है, और दूसरे पे उंगली मत उठाइए, अपने कर्म सुधारिए। यही 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सबक है। और वो कौमें बदनसीब होती हैं जिनका इतिहास नहीं होता, जो इतिहास से सबक नहीं लेती, वो कौमें बहुत ज्यादा बदनसीब होती है। हम आशा और विश्वास के साथ इस सबक को समझते हुए कि हम अपनी गलतियों से इतिहास के लायक बनेंगे, अपनी गलतियों को सुधारेंगे और इस मुल्क का बेहतर मुस्तकबिल बनाएंगे। जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो है तमाम मुद्दे 1857 के और आज के संदर्भ में, आज के परिप्रेक्ष्य में, और कैसे एक आम नागरिक को जिम्मेदार बनना है, तभी ये हमारी जो साझी साधत, साझी विरासत है, इसको हम संरक्षित रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। तो दोस्तों, साथियों, ये पॉडकास्ट अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो कर्नल साहब ने बातें कही हैं उस विषय में सोचिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।